हेलो। ओके, तो चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन इस टॉपिक का, उससे पहले एक्चुअली हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है यूनिट 1 क्लास 11 में से यूनिट नंबर 1 का फर्स्ट टॉपिक हमने लास्ट टाइम कवर किया था। चलिए उसका नाम बताइए। यस, करेक्ट, द लिविंग वर्ल्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नीट में इस टॉपिक में से एक या दो क्वेश्चंस 100% आते ही है। तो ये टॉपिक आपको लाइन वाइज एनसीईआरटी में से अच्छी तरह से पढ़ लेना है। यहाँ मैंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी किया है, बट एक्सप्लेनेशन प्लस आपको एनसीईआरटी अच्छी तरह से फॉलो करना है एंड देन इस टॉपिक के जो भी एमसीक्यूज हैं वो सॉल्व करने हैं। तो हमने लास्ट टाइम कवर किया था द लिविंग वर्ल्ड, द लिविंग वर्ल्ड को कंप्लीट किया था। तो द लिविंग वर्ल्ड, इस टॉपिक में हमने देखा क्या था, जस्ट 5 मिनट में इंट्रोडक्शन। टैक्सोनॉमी होती क्या है, देन सिस्टमैटिक्स होती क्या है, क्लासिफिकेशन कैसे किया है, ऑल टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी प्लांट हो या एनिमल हो या बैक्टीरिया हो, कैसे क्लासिफिकेशन किया गया है। देन नोमेनक्लेचर, नाम कैसे दिया जाता है स्पेसिफिक प्लांट को या एनिमल को या बैक्टीरियाज को। ठीक है, तो इस टॉपिक में हमने पढ़ा था टैक्सोनॉमी, सिस्टमेटिक, क्लासिफिकेशन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ जस्ट लिख देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो जाए। इसमें हमने देखा था टैक्सोनॉमी होती क्या है, एक बार वीडियोस देख लीजिए, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। देन सिस्टमैटिक्स हमने भी देखी थी, और कुछ साइंटिस्ट के नाम भी दिए गए हैं, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है प्लांट्स और एनिमल्स का, कौन कौन से टैक्सॉन्स या कैटेगरीज यूज किए उसके लिए, वो भी इन डिटेल सिखाया गया था। नेक्स्ट, स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स को नाम कैसे दिया जाता है, इट इज कॉल्ड एज अ नोमेनक्लेचर के बारे में हमने उसमें पढ़ा था। नोमेनक्लेचर मतलब नाम, उस ऑर्गेनिजम्स को दिया गया हुआ नाम, इट इज कॉल्ड एज अ नोमेनक्लेचर। वो भी हमने इन डिटेल पढ़ा था। सिंपल नोमेनक्लेचर कैसे होते हैं, बायनोमियल नोमेनक्लेचर कैसे होते हैं, एक्सेट्रा। एंड देन टैक्सोनॉमिक एड्स के बारे में हमने पढ़ा था। टैक्सोनॉमिक एड्स मतलब आपको जो भी प्लांट्स और एनिमल्स को क्लासिफाई करना है उनके लिए कौन कौन से आप रेफरेंसेस यूज कर सकते हो। उसमें म्यूजियम यूज कर सकते हो, आप गार्डन्स यूज करते हो, जूलॉजिकल पार्क, बोटेनिकल गार्डन्स। नेक्स्ट आप मैनुअल, मोनोग्राफ, कैटलॉग, बहुत सारे कुछ एड्स यूज कर सकते हो। मतलब इस तरह के कुछ आपको रेफरेंसेस यूज करने हैं वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए या प्लांट और एनिमल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, तो ये सब पढ़ा था हमने द लिविंग वर्ल्ड के अंदर। तो चलिए, होप सो कुछ याद आ रहा होगा आपको द लिविंग वर्ल्ड वाला। नेक्स्ट आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू टॉपिक, दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इस टॉपिक में हम देखने का वाले हैं, पता है आपको। तो इस टॉपिक में मेनली हम डिस्कस करने वाले हैं 5 किंगडम सिस्टम के बारे में। इन दिस टॉपिक वी डिस्कस क्लास 11 का सेकेंड टॉपिक, that is biological classification. Biological classification. क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है फर्स्ट, व्हाट इज मीन बाय क्लासिफिकेशन। चलिए मैं एक बार आपको बता देती हूँ इन सिंपल वे। ओके, तो बायोलॉजिकल मतलब लिविंग थिंग्स को आपको अलग अलग क्लास में क्लासिफाई करना है, और ये एक्चुअली क्लासिफाई की है सबसे इंपॉर्टेंट आर.एच. व्हिटकर ने। उसके पहले बहुत सारे साइंटिस्ट ने की थी, वो भी हम हिस्ट्री में देख लेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के। बट चलिए, यहाँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैसे क्लासिफाई किया जाता है उसके पहले मैं आपको एक घर का एग्जाम्पल देके बताती हूँ। चलिए, उन्होंने कैसे क्लासिफाई किया होगा या आप कैसे उसको क्लासिफाई कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चलिए, आपने न्यू होम बनाया या दूसरे घर में आप शिफ्ट हो रहे हो फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, शिफ्ट होते वक्त आप पूरा का पूरा अपना सामान क्या करते हो, ऐसे ही उस न्यू होम में डालते हो। अब आफ्टर सम टाइम आप उसको स्लोली अच्छी तरह से
खुद की जगह पर वो सामान अरेंज कर दोगे। करेक्ट। जो भी सामान बिखरा हुआ है उसको आप अच्छी तरह से सिस्टमैटिकली अरेंज कर दोगे। मतलब कैसे सिस्टमैटिकली अरेंज करोगे? फॉर एग्जाम्पल, किचन का सामान किचन में, बेडरूम का सामान बेडरूम में, बाथरूम का सामान बाथरूम में, स्टडी रूम का सामान स्टडी रूम में, एक्सेट्रा, हॉल का सामान हॉल में। चलिए, अब किचन का सामान किचन में अगर आप शिफ्ट कर रहे हो तो वैसे रख दोगे क्या ना? चलिए, किचन गैस के ऊपर वो आपने सब कुछ रख दिया, ठीक है, फ्लोर के ऊपर। नहीं, ऐसे नहीं रखना है आपको। आपको क्या करना है? वो पूरा का पूरा सामान अच्छी तरह से उसके रैक में अरेंज करना है। चलिए, रैक हो तो रैक में अरेंज कर लो, अदरवाइज आपको किचन ट्रॉली हो तो किचन ट्रॉली में अरेंज कर दो। सपोज किचन ट्रॉली में तो बहुत सारे अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं। स्पून में भी बड़ा स्पून, छोटा स्पून, अलग अलग स्पून्स होते हैं। नेक्स्ट, प्लेट्स या बड़ी थाली होती है। मतलब पूरा का पूरा सामान अच्छी तरह से अरेंज करना ये आपके हाथ में, तो वो सिस्टमेटिकली अरेंज हो जाएगा। वैसे ही साइंटिस्ट ने क्या किया, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई किया। बट ये किसके बेसिस पर? आपने कैसे समझा कि चलिए किचन का सामान किचन में रख देंगे? क्योंकि खाने वाला या बनाने वाला सामान ऑब्वियसली किचन में होगा, थोड़े बेडरूम में होगा। नो। तो चलिए, तो क्लासिफिकेशन के वक्त तो उसका फंक्शन क्या है, किस कैटेगरी में से आ रहे हैं, ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टडी रूम में आप स्टडी रूम का ही सामान रख दो, पेन, पेंसिल, बुक्स, नोटबुक्स, जो भी है, पेंटिंग, ड्राइंग का जो भी सामान है वो स्टडी रूम में होगा ऑब्वियसली, ठीक है। मतलब अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन उसको आप अलग अलग क्लास में क्लासीफाई कर दोगे। एग्जाम्पल, जो कि मैंने ये और भी डिटेल मैंने बताया था द लिविंग वर्ल्ड में। देन ये एग्जाम्पल था हमारे किचन के सामान का या एनी टाइप ऑफ हाउस का। देन साइंटिस्ट ने सभी ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए कुछ क्राइटेरियाज यूज किए थे। फॉर एग्जाम्पल, ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स यूज किए थे। एग्जाम्पल, साइंटिस्ट क्लासिफाई ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू देयर ग्रॉस मॉर्फोलॉजी। ये जो मैं वर्ड लिख रही हूँ ना, वो एग्जैक्टली एनसीईआरटी का है और ये नीट में पूछा जाता है। मैं इसे स्टार्ट कर रही हूँ। साइंटिस्ट क्लासिफाई ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट किंगडम या डिफरेंट ग्रुप में उन्होंने क्लासिफाई किया। किसके बेसिस पर? ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पर। ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पर। अब ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में होता क्या है, ये आपको ऑप्शन में पूछा जाता है, आपको सिलेक्ट करना है ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, और वन, जो भी हो। तो चलिए, कौन कौन से ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये ऐसे में जैसे लिख रही हूँ वैसे ही आपको ध्यान में रखना है, जो कि एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन दी गई है। फर्स्ट, सेल का स्ट्रक्चर। ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में उन्होंने क्या क्या निकाला है, क्या क्या डाला था? सेल का स्ट्रक्चर के हिसाब से एनिमल में कौन से आ रहे हैं, प्लांट में कौन से आ रहे हैं, फंगाई में कौन से आ रहे हैं, मोनिरा में कौन से आ रहे हैं, प्रोटिस्ट में कौन से आ रहे हैं, वो हम इन डिटेल एक चार्ट में मैं आपको बताऊंगी सिंपल वे से। देन नेचर ऑफ वॉल, नेचर ऑफ सेल वॉल या वॉल। थर्ड कैरेक्टर उन्होंने यूज किया था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। थर्ड कैरेक्टर कौन सा यूज किया उन्होंने? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ईच में एक्सप्लेन कर दूंगी, ओके, खाली इतना नोट डाउन कर लीजिए आपके नोटबुक में। फोर्थ उन्होंने यूज किया था हैबिटेट। मतलब ये सभी क्लासेस में कॉमनली यूज किए थे। 2 किंगडम सिस्टम हो, 3 हो, 4 हो या 5 सिस्टम हो या 3 डोमेन सिस्टम हो, जो भी हो, ठीक है, हैबिटेट। देन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं? सेक्सुअल, असेक्सुअल या वेजिटेटिव। और लास्ट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप या फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, आप यहाँ यूज कर सकते हो वर्ड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ओके, तो ये वर्ड एक्चुअली द लिविंग वर्ल्ड में आ गया है ऑलरेडी। द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप ये किस पर बेस्ड होती है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर। ओके, होप सो ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। तो इतना नोट डाउन करने के बाद ईच पॉइंट में एक्सप्लेन कर दूंगी सेल का स्ट्रक्चर होता कैसा है, मतलब सेल दिखते कैसे हैं, प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, यूनिसेल्युलर है या मल्टीसेल्युलर है, इन डिटेल नेक्स्ट चार्ट में मैं बता दूंगी।
बट चलिए खाली इतना नोट डाउन कर लीजिए मेरे साथ। सेल स्ट्रक्चर में हम देखने वाले हैं वो सेल प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है, प्रो या यू। देन मे बी यूनिसेल्युलर हो सकता है, मे बी मल्टी सेल्युलर हो सकता है, या मे बी और सेल्युलर भी हो सकता है, कह नहीं सकते। ठीक है, कौन यूनि है, कौन मल्टी है, कौन सेल्युलर है, वो मैं बता दूंगी, ठीक है, बाद में। नेचर ऑफ वॉल कैसी होती है? तो नेचर ऑफ वॉल मतलब, चलिए वॉल प्रेजेंट है या नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट, वॉल प्रेजेंट है या नहीं, है या नहीं, है या नहीं, मार्क किया है, क्रॉस किया नहीं है। अगर है तो उसका कंपोजिशन क्या बन रहा है वो भी हम देख लेंगे। नेक्स्ट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेल वॉल किससे बनती है नॉर्मली? चलिए आपने पढ़ा होगा इसके पहले क्लास 10th में। यस करेक्ट, सेल्यूलोज से, काइटिन से, करेक्ट, पेप्टाइडोग्लाइकन से, एग्जैक्टली। ओके चलिए, तो नेचर ऑफ सेल वॉल प्रेजेंट है या नहीं, और चलिए है या नहीं है तो वो किससे बन रही है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मे बी एटोट्रोपिक, हिटेरोट्रोपिक, उसमें इन डिटेल नेक्स्ट देख लेंगे। मे बी एटोट्रोपिक हो सकती है, मे बी हिटेरोट्रोपिक हो सकती है, ये मैं इन डिटेल बता रही हूं, खाली आपको एनसीईआरटी में इतना दिया गया है। ओके, ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में उन्होंने कौन कौन से कैरेक्टर्स यूज किए थे क्लासिफिकेशन के लिए। सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ सेल वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एटोट्रोपिक एंड और हिटेरोट्रोपिक। हैबिटेट, हैबिटेट मतलब यस करेक्ट, वो रहते कहाँ हैं। फॉर एग्जाम्पल मे बी टेरेस्ट्रियल, मे बी एक्वेटिक, मे बी डेजर्ट, मे बी एरियल, एनी टाइप। हैबिटेट मे बी टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, मे बी एक्वेटिक हो सकते हैं, मे बी डेजर्ट हो सकते हैं, मे बी एरियल हो सकते हैं। एक्वेटिक है तो मे बी मराइन एंड फ्रेश वाटर, वो तो हम किंगडम एनिमलिया में इन डिटेल देख ही लेंगे। बट चलिए हैबिटेट में इतना कुछ हम क्लासिफाई कर सकते हैं। टेरेस्ट्रियल लैंड पर रहने वाले, एक्वेटिक वाटर में रहने वाले, डेजर्ट या सैंड में रहने वाले, डेजर्ट पता है सभी को, एरियल मतलब हवा में रहने वाले, दैट इज अ बर्ड एग्जाम्पल, एरियल होते हैं। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मे बी सेक्सुअल, असेक्सुअल, जो कि 10th में आपने इन डिटेल पढ़ा है। सेक्सुअल और असेक्सुअल हो सकता है, और मे बी इन केस ऑफ प्लांट वेजिटेटिव भी हो सकता है। ठीक है, देन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, अकॉर्डिंग टू द इवोल्यूशन, मे बी सपोज उसका फोसाइल आपको मिल गया है या उसका एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर मिल गया है, एनी फॉर्म ऑफ, तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर भी जो भी अब नहीं है, बट चलिए वो अगर आपको मिल गया, फॉर एग्जाम्पल उसका एग शेल मिल गया है, उसका जो भी फोसाइल है वो मिल गया है, मे बी अलग अलग टाइप के, तो उसके बेसिस पर भी आप क्या कर सकते हो, उसको क्लासीफाई कर सकते हो अलग अलग किंगडम के अंदर। ओके, तो चलिए ये था इंट्रोडक्शन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, कि जिसमें मैंने आपको कहा कि अलग अलग साइंटिस्ट ने किया है, बट चलिए उन्होंने क्या क्या यूज किया था, ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स कौन से यूज किए थे। होप सो ये रट्टा मारने वाला क्वेश्चन है, याद तो करना ही है। सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ सेल वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। होप सो ये नोट डाउन किया होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट में स्टार्ट करने जा रही हूँ, डिफरेंट साइंटिस्ट नेम एंड देयर क्लासिफिकेशन। ओके चलिए, साइंटिस्ट के नेम, अब ये तो ध्यान में रखना ही है, देयर इज नो ऑप्शन, जो कि एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन दिया गया है। तो जे चलिए एनसीईआरटी में जो पहले साइंटिस्ट है वो मैं पहले यहाँ नोट डाउन कर लेती हूँ। एरिस्टोटल सबसे इंपॉर्टेंट, एरिस्टोटल ने क्या किया है, ये एक साइंटिस्ट का नाम दिया गया है। दूसरा नाम दिया गया है कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस। थर्ड नाम दिया है एनसीईआरटी में, कार्लूज वगैरह नहीं दिया है, डायरेक्टली दिया है आर.एच. व्हिटकर का।
ओके, एरिस्टोटल, कैरोलस लिनियस एंड R.H. व्हिटकर। तो पहले इन तीनों साइंटिस्ट के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम एक्स्ट्रा साइंटिस्ट ऐड करेंगे जो कि नीट में अब तक पूछे गए हैं पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स में, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पेपर हम आज तक सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए उसमें जो भी क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं अदर देन एनसीईआरटी, क्योंकि नीट में जो भी 90 क्वेश्चंस होते हैं उसमें से 75 to 78 क्वेश्चंस स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रॉम एनसीईआरटी और बाकी के 12 to 15 क्वेश्चंस अदर देन एनसीईआरटी, मतलब एनसीईआरटी पर बेस्ड ही स्लाइड उससे बाहर जाके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बस उसका रिलेशन एनसीईआरटी में है। ठीक है, तो ज्यादा सोचने वाले क्वेश्चंस होंगे और यहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी 75 to 78 क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए जो मैं बताने जा रही हूँ वो 12 to 15 क्वेश्चन में आ सकता है। ओके, चलिए एरिस्टोटल ने इस टॉपिक पे बताया क्या है। तो एरिस्टोटल को जनरली कहते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी। सबसे इंपॉर्टेंट नोट डाउन कीजिए, एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है बट मैं बता रही हूं, फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी। नेक्स्ट, एरिस्टोटल ने जो भी प्लांट को क्लासिफाई किया है वो प्लांट क्लासिफिकेशन के बाद उन्होंने प्लांट को 3 ग्रुप में डिवाइड किया था। एरिस्टोटल ने ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड किए थे बट उनमें प्लांट और एनिमल 2 ही किए थे। अब प्लांट के बेसिस में उन्होंने क्लासिफाई इस तरह से किया था, पहले कुछ हर्ब्स, कुछ श्रब और कुछ ट्री। हर्ब, श्रब एंड ट्री। हर्ब पता है एकदम वीक स्टेम होता है वो वाले, मोनोकॉट मोस्टली। देन श्रब जो भी थोड़े 8 to 10 फीट हाइट के होते हैं वहां तक श्रब होते हैं। देन ट्रीज, ए टोटल टॉलेस्ट लाइक जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म छोटे भी हो सकते हैं, श्रब भी हो सकते हैं जिम्नोस्पर्म, बट टॉलेस्ट ट्रीज यस पता है ट्री किसको कहते हैं। ओके, हर्ब, श्रब, ट्री तीनों में उन्होंने प्लांट को क्लासिफाई किया। देन एनिमल्स को क्लासिफाई करते वक्त उन्होंने ये क्राइटेरिया यूज किया, विथ आरबीसी, रेड ब्लड सेल एंड विदाउट रेड ब्लड सेल। विदाउट रेड ब्लड सेल। ओके, तो एरिस्टोटल के क्लासिफिकेशन में उन्होंने ये कहा कि प्लांट को क्लासिफाई करने के लिए हर्ब, श्रब, ट्री क्राइटेरिया हम यूज कर सकते हैं, और एनिमल्स में विथ रेड ब्लड सेल एनिमल्स एक ग्रुप में और विदाउट। ओके, चलिए बैटरी खत्म हो गई थी। चलिए, कैरोलस लिनियस का असली नाम था कार्ल ओन लीन। तो कैरोलस लिनियस ने लास्ट टॉपिक में दैट इज द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन किया था। कैरोलस लिनियस का द लिविंग वर्ल्ड में नाम आया था, वहां उन्होंने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन किया था। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। चलिए नोट डाउन अगेन। सेकेंड पॉइंट,
कैरोलस लिनियस का नाम, दूसरा पॉइंट द लिविंग वर्ल्ड में उन्होंने क्या किया था, तीसरा सिस्टमैटिक टर्म भी कैरोलस लिनियस की है, द टर्म systematics also proposed by कैरोलस लिनियस, दोनों भी द लिविंग वर्ल्ड के पॉइंट। नेक्स्ट, कैरोलस लिनियस का इस टॉपिक में नाम आ रहा है टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के लिए। कैरोलस लिनियस ने कौन से टाइप्स का क्लासिफिकेशन किया था, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन in 1758. In 1758, note down, two kingdom system of classification by Carolus Linnaeus in 1758. तो उन्होंने दो किंगडम कौन से बनाए, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमिलियम। किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमिलिया को उन्होंने इसमें क्लासिफाई किया, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। देन कैरोलस लिनियस का स्टडी टू किंगडम सिस्टम पर है, बट उसका नाम बायनोमियल नॉमेनक्लेचर में भी लिया जाता है, जहां बायनोमियल नॉमेनक्लेचर में जो भी लीन वर्ड आता है एट द एंड वो था ऑथर नेम या सिट्रेशन भी हम उसे कहते हैं, द लिविंग वर्ल्ड का ये पॉइंट है। तो कैरोलस लिनियस का इतना पार्ट आ रहा है इस टॉपिक में से। ओके, अब और एक नाम, कैरोलस लिनियस ने जो भी बुक यहाँ दी थी उसका नाम है सिस्टीमा नेचरी, बुक का नाम है सिस्टीमा नेचरी। ओके, और उन्होंने खुद का स्टडी कौन कौन से बुक में इंक्लूड किया है, दैट इज ए जनरा प्लांटारम एंड स्पेसिस प्लांटारम। नोट डाउन अगेन, सिस्टीमा नेचरी ये उन्होंने बुक लिखा था, और प्लांट और एनिमल का जो भी उन्होंने स्टडी किया, जो भी क्लासिफिकेशन किया, जो भी इंफॉर्मेशन उसके अगेंस्ट निकाली गई, वो दो बुक में अगेन उन्होंने क्लासिफाई की थी। कैरोलस लिनियस का स्टडी हमारा अगेन चल रहा है, दैट इज जनरा प्लांटारम एंड स्पेसिस प्लांटारम। स्पेसिस प्लांटारम के अंदर। ओके, तो चलिए कैरोलस लिनियस खत्म, जहां जितना हमारे नोटबुक में दिया है, सॉरी टेक्स्ट बुक में दिया है, प्लस एक्स्ट्रा वाला पॉइंट विथ द लिविंग वर्ल्ड। ओके, चलिए एक बार रिवाइज। एरिस्टोटल, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, उन्होंने हर्ब, श्रब, ट्री में प्लांट को डिवाइड किया, एनिमल्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया। देन कैरोलस लिनियस, असली नाम कार्डवोल नील, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन उन्होंने प्रपोज किया। देन सिस्टमैटिक ये टर्म भी उन्होंने इंक्लूड की या प्रपोज की, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन 1755, किंगडम प्लांटी एंड एनिमिलिया, और बुक था उसका सिस्टेमा नेचरी, और उन्होंने जो भी प्लांट और एनिमल्स का डिस्क्रिप्शन दिया है, क्लासिफिकेशन दिया है इन डिटेल, वो है जनरा प्लांटारम एंड स्पेसिस प्लांटारम के अंदर। इसमें भी बहुत ज़्यादा डीप है, बट चलिए इतना काफ़ी है, क्योंकि इससे ज़्यादा डीप आपको नीट में अब तक नहीं आया है कैरोलस लिनियस के बारे में। तो चलिए इतना पॉइंट होप सो अगर आपने नोट डाउन कर लिया है, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा बन रहा है 3 किंगडम सिस्टम, 4 किंगडम सिस्टम एंड 5 किंगडम सिस्टम के बारे में।